ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, असम राइफल्स भारत का दूसरा सबसे पुराना अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स है। दूसरा ऑप्शन, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भारत के गृह मंत्रालय के हाथ में है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। असम राइफल्स अभी मणिपुर में उग्रवादी घटनाओं के संबंध में चर्चा में रहा है। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले की घटना के बाद असम राइफल्स के जवानों ने अरुणाचल प्रदेश के सीमांत जिले लोंगडिंग में उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और असम राइफल्स के वीर जवानों ने प्रतिबंधित नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड KYA संगठन के 3 उग्रवादियों को एक मुठभेड़ में मार गिराया है। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, यानी ओल्डेस्ट ये पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसका गठन 1835 में हुआ था और इसका प्रशासकीय नियंत्रण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भारत के गृह मंत्रालय के हाथ में है, जबकि इसका ऑपरेशनल कंट्रोल भारतीय सेना के हाथ में है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में अमेरिका ने काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा के तहत भारत को छूट प्रदान करने का फैसला लिया है। दूसरा ऑप्शन, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा के तहत अमेरिका अपने द्वारा घोषित शत्रु देश पर हमला कर सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है डी, यानी न तो पहला ही स्टेटमेंट सही है और न ही दूसरा। व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न के दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अमेरिका ने भारत को काटसा के तहत अभी कोई छूट नहीं दी है। छूट देने पर अभी विचार किया जा रहा है। छूट दिलाने के लिए कुछ अमेरिकी लेजिस्लेटर्स यानी जो कानून निर्माता हैं, उन लोगों ने हाल में अमेरिकी कांग्रेस में भारत को छूट देने संबंधी विधेयक भी पेश किया है, लेकिन अभी निष्कर्ष सामने नहीं आया है। अमेरिका ने काटसा के तहत ईरान, रूस, वेनेजुएला जैसे देशों को अपना शत्रु देश घोषित कर रखा है और इस कानून के तहत वह अपने शत्रु देशों के साथ व्यापार करने वाले अपने ट्रेड पार्टनर्स पर आर्थिक और अन्य प्रकार के प्रतिबंध लगाने का काम करता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत के गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नामक एनजीओ पर 5 साल का बैन और बढ़ा दिया है। दूसरा ऑप्शन, इस एनजीओ पर अवैधानिक क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम के तहत बैन लगाया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का बैन और बढ़ा दिया है। नाइक के एनजीओ पर सबसे पहले नवंबर 2016 में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत बैन लगाया गया था। जाकिर नाइक पर भारत में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर आरोप है कि उसके भाषण विवादित थे जो पीस टीवी पर दिखाए जाते थे। उसके एनजीओ IRF का दफ्तर मुंबई के डोंगरी में था। सबसे पहले जाकिर नाइक का नाम तब आया था जब 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विस्फोट हुए थे और इस घटना के बाद जो आतंकी गिरफ्तार हुए थे उन्होंने बताया था कि वे जाकिर के भाषणों से प्रभावित हैं। ढाका में हुए इस ब्लास्ट में 22 लोग मारे गए थे। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। फिशिंग कैट हाल में सुर्खियों में है। इसे IUCN के रेड डेटा लिस्ट में किस रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ए, अति संकटापन यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बी, संकटापन यानी इंडेंजर्ड, सी, सुभेद्य यानी वल्नरेबल, या फिर डी, नियर थ्रेटेंड। इसका उत्तर है सी, यानी वल्नरेबल। हाल ही में भारत में पहली बार आंध्र प्रदेश स्थित कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में 10 फिशिंग कैट की कॉलरिंग करने अर्थात उनके गले में GPS जैसे आधुनिक उपकरणों से युक्त पट्टा डालने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और यह भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून और आंध्र प्रदेश वन विभाग का संयुक्त कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य फिशिंग कैट के व्यवहार, खाद्य आदतों, उपस्थित खतरों, इन सब का अध्ययन करना है।
IUCN ने इसे सुभेद यानी वल्नरेबल घोषित किया है, जबकि साइट्स जो कन्वेंशन है इसके अपेंडिक्स 2 में यह शामिल है। और वहीं भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें यह शेड्यूल 1 जीव घोषित किया जा चुका है। यह विश्व भर में सामान्यतः वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स और अन्य जल निकायों के समीप पाया जाने वाला स्तनपायी जीव यानी मैमल है। भारत में सुंदरबन मैंग्रोव्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र के समानांतर हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट आदि क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति दर्ज की जाती है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए नया प्रोटोकॉल नोटिफाई किया है यानी अधिसूचित किया है। दूसरा ऑप्शन, इसके अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी यानी दोनों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संदर्भों की प्रतिक्रिया में और सरकारी प्रक्रियाओं के अनुपालन के कारण बोझ को कम करके जीवन की सुगमता को बढ़ावा देने के सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15 नवंबर से पोस्टमार्टम प्रोटोकॉल में बदलाव किए गए हैं, जिससे सूर्यास्त के बाद प्रक्रिया की अनुमति दी जा सके। मृतक के दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा यह नई प्रक्रिया अंगदान और प्रत्यारोपण को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि प्रक्रिया के बाद निर्धारित समय में अंगों को निकालकर सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक तकनीकी समिति ने सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम संबंधी मुद्दे की पड़ताल की है। यह पता चला कि कुछ संस्थान पहले से ही रात में पोस्टमार्टम कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी में हुई तेज प्रगति और सुधार को देखते हुए खासतौर से आवश्यक प्रकाश की व्यवस्था और पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, अस्पतालों में अब रात के समय भी पोस्टमार्टम करना संभव है। प्रोटोकॉल में कहा गया है कि अंगदान के लिए पोस्टमार्टम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भी उन अस्पतालों में किया जाना चाहिए जिनके पास नियमित रूप से इस तरह के पोस्टमार्टम के लिए बुनियादी ढांचा मौजूद हैं। आधारभूत संरचना यानी बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आदि की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन अस्पताल प्रभारी द्वारा किया जा सकेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साक्ष्य मूल्य में कोई कमी न हो। अस्पताल को यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी भी संदेह को दूर करने और भविष्य में कानूनी उद्देश्यों के लिए रात में किए गए सभी पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। हालांकि हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, क्षत विक्षत शरीर और संदिग्ध श्रेणियों के मामलों को तब तक रात के समय पोस्टमार्टम के लिए नहीं लाना चाहिए जब तक कि कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई स्थिति न हो। और सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों और सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्रोटोकॉल में बदलाव के बारे में सूचित कर दिया गया है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।